सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि रहने वाला है फिजिक्स का सेकंड लास्ट लेक्चर एंड दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको अब ये मतलब एक अलग पूरा अलग तरह का कंपोनेंट है, जो भी हमने पीछे चीज़ें पढ़ी हैं उनका वास्तविकता से तो लेना देना है, लेकिन जो आज या फिर कल पढ़ने वाले हैं उससे ज़्यादा लेना देना नहीं। थोड़ा बहुत तो रहेगा ही लिंक, जैसा नहीं कि बिल्कुल ही कुछ फिजिक्स अभी पढ़ रहे थे अभी केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ऐसे तो कॉन्सेप्ट्स या फिर जो चीज़ें पढ़ी हैं वो कुछ ना कुछ तो यूज़ होंगी, लेकिन आप टॉपिक देख के समझ पा रहे होंगे कि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो एक बार कंफर्म करेंगे कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। एंड एक और चीज़ कि कल 11 या 11:30 आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 11:30 बजे या फिर 11 बजे ही ऑलमोस्ट 11 AM पे हम लोग एक बजट की क्लास करेंगे, बिकॉज हमें पता है आज इंतरिम बजट पेश हुआ है। किसने पेश किया है? हमारी निर्मला आंटी जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया, जो कि हमारे कंट्री की फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने क्या प्रेजेंट किया है? बजट नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया है। और ऐसा करके उन्होंने एक और हिस्ट्री क्रिएट कर दी, एंड दैट इज कि 6 बार बजट प्रेजेंट करने वाली बन गई हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था? अगर आप बताने का प्रयास करेंगे तो ये मोरारजी देसाई जी के पास था 6 बार बजट प्रेजेंट करने का, और अभी निर्मला सीतारमन जी ने भी इसको अचीव कर लिया है। और अगर फिर से मोदी गवर्नमेंट आती है, फिर से निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर बनती है, फिर से बजट को प्रेजेंट करती हैं, बिकॉज लेट मी टेल यू कि जुलाई में फिर से बजट आएगा। ये तो सिर्फ इंतरिम बजट था, थोड़े टाइम के लिए, जब तक चुनाव नहीं हो जाते, जुलाई तक के लिए, खर्चों को चलाने के लिए ये बजट को लाया गया है, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं है। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है बताइए जल्दी से। हाँ सर, जीवन साथी की ऐड आ रही है, साथी तो नहीं मिला। अच्छा पढ़ लो तो मिल जाएगा अभी, ठीक है। हाँ, मोरारजी देसाई सबका सही है, आरजू अंजलि, बीना जैन और सोनल सबका सही है। अच्छा जो भी आएगा ठीक है, अब कौन आएगा वो उस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। मेन ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, चलता है 31 मार्च से। और आज के पीवाई के सेशन मैंने बताया था क्यों ऐसा होता है, और यहाँ नहीं बताऊंगा, अगर नहीं पता तो कल हम लोग देखेंगे क्यों 1 अप्रैल से ही हमारा फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो वित्तीय वर्ष है वो शुरू होता है, क्यों नहीं 1 जनवरी से हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ड्यूरेशन होता है इसके खर्चे के लिए बजट लाया जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाया जाता है। लेकिन अभी ये सिर्फ अप्रैल से लेकर जुलाई तक के लिए होगा। जुलाई में फुल टाइम बजट आएगी जब हमारी फुल टाइम गवर्नमेंट आ जाएगी, राइट, बिकॉज ये गवर्नमेंट तो अब जाने वाली है। ठीक है, ये जो नॉट गवर्नमेंट एक तरह से बोल सकते हैं, ये जो लोकसभा है ये डिजॉल्व होने वाली है। ऑलराइट, खैर पॉलिटी को और इकोनॉमिक्स को रखते हैं साइड, वो हम कल के बजट लेक्चर में देखेंगे। कल दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होने वाली हैं, पॉलिटी एंड बजट, बट मोर ऑन द साइड ऑफ इकोनॉमी, सॉरी पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड मोर ऑन द साइड ऑफ इकोनॉमी। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बाई परमार से। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? विद्युत धारा होती क्या है? अगर आप गेस करना चाहें, एकदम खुली छूट है, एकदम गेस करो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? विद्युत धारा। गेस कर लिया अपने माइंड में? तो सबने सही गेस किया होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, और सिंपल बनाते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। कैसा लगा ये? थोड़ा लिटिल बिट इजियर, बताइए कैसा लगा ये सुन के? अभी थोड़ा सा बेहतर पहले से महसूस हुआ? अच्छा थोड़ा और बेहतर महसूस करवाते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है? अब मैंने तुमसे बोला था कि पहले जो हमने चीज़ें पढ़ी थी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, लेकिन मुझे सबसे पहले ही पहले पुराने कॉन्सेप्ट को जो है थोड़ा सा याद में लाना पड़ेगा, सो दैट आप ये वाला जो कॉन्सेप्ट उसको ध्यान से समझ सकें। एक्सेलरेशन क्या था? त्वरण क्या था? एक्सेलरेशन वाज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। कुछ उसी की तरह मैच होता हुआ नहीं दिख रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आपकी स्पीड बहुत तेज है सर, तो मतलब क्या कि डिस्टेंस आपने बहुत ज़्यादा कवर करी। फिर से आपको मतलब समझाते हैं, इसको हटा देते हैं, ये तो सबको पता ही था। ठीक है, फिर से बैक टू इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। मैंने बोला फ्लो ऑफ चार्जेस बोल लो या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल लो। कैसे? मान लो ये तार है तुम्हारे घर का, ठीक है, ये तार है, ठीक, तार में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ना, इलेक्ट्रॉन जो चलेंगे, अब इलेक्ट्रॉन क्या बैठे हुए हैं, एकदम आलस मार के बैठे हुए हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जैसे कि अगर मान लो तुमसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, जैसे तुम्हें लेक्चर देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? एग्जाम निकालना है, क्यों निकालना है? कोई रीज़न होगा, बताओ जरा तुम लोग का, देखते हैं आज क्या क्या रीज़न है। और कसम माता रानी की, अगर तुमने जो है गलत का झूठ लिखा कि नहीं हम तो ये करना चाहते हैं देश सेवा, देश सेवा देश प्रेम, अगर तुमने लिखा, सही बता रही है, सिंपल लिख के मारेंगे, सही सीधा सीधा बताना जो तुम्हारा रियल मोटिवेशन हो, ठीक है, जो भी हो। तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन्स भी चलते नहीं है बिना मोटिवेशन के, तो इनको मोटिवेट क्या मतलब, इनका क्या शादी वादी तो करनी नहीं है, या फिर कुछ बेटर, इनका स्टेटस भी नहीं होता है, ठीक है, स्टेटस वॉर भी नहीं होता इनका, ठीक है, हम ज़्यादातर जो चीज़ें करते हैं स्टेटस के लिए करते हैं, वो भी इनके साथ नहीं है। तो इनका कोई पुल फैक्टर नहीं है, पुल फैक्टर इन द सेंस कि भाई हमें ये करना है वो करना है, अगर ये जॉब क्रैक कर लेंगे तो समाज में इज्जत मिलेगी, गाड़ी होगी, ये होगा, ठीक है, और अच्छी है, ठीक है, तो वो सब तो है नहीं इनको। तो इनको क्या करना पड़ता है? पुश करना पड़ता है, लात मारनी पड़ती है। तो लात मारी जाती है तो चलते हैं, ये चलते हैं तो चार्ज चलता है। क्यों? क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ चार्ज लेता हुआ चल रहा है, हर इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ चार्ज, यहाँ तक कि हर मैटर, हर चीज़ में चार्ज है, हर चीज़ में चार्ज है। चार्ज क्या होता है? आवेश क्या होता है? आवेश, आवेश ये होता है चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हर चीज़ में चार्ज होता है। जैसे कि आपने वो वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा, किया ना सबने, जैसे कि कंघी, जैसे कंघी को लो और मतलब बाल आपने किया कंघी से, ठीक है, मतलब, और उसके बाद कुछ आपने पेपर के बिट्स लिए होंगे, छोटे 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 बिट्स, और उनको कंघी में चिपकाया होगा, कॉम में चिपकाया होगा, या फिर बलून को, गुब्बारे को अपने सिर में खूब जोर से रगड़ा होगा और उसको चिपका दिया होगा दीवार में। क्यों? क्योंकि उसमें चार्ज आ जाता है, चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो हर चीज़ में एक तरह से समझ सकते हैं चार्ज है, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये चीज़ आई होप सबको पता होगी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक का मतलब होता है समान, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, रिपेल ईच अदर।
रिपेल ईच अदर, और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, ऑपोजिट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या इसको भी एग्जाम्पल समझाने की जरूरत है? होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे ये अट्रैक्ट करेंगे ना, ये अट्रैक्ट करेंगे ना, अट्रैक्शन किसके बीच में होता है कि नहीं? तो ये क्या है, ये लाइक चार्जेस हैं, दे विल ऑलवेज रिपेल। भले लग रहा है कि वो साथ है लेकिन उतना साथ में नहीं है जितना ये साथ में है, ठीक है। तो जितना यहाँ पे अट्रैक्शन होगा उतना यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये है लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस की कहानी। अब जब मैंने बोला कि ये जो लाइक चार्ज वाली बात हो गई, तो मैंने बोला हर इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ चार्ज लेके चल रहा है, और वो जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे तभी जो मैंने माइनस का साइन लगाया, दैट इज टू शो कि दे हैव नेगेटिव चार्ज। अब कितना चार्ज लेके चल रहे हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन खुद में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब चार्ज लेके चल रहा है। चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम्ब, चार्ज की एसआई यूनिट होती है, एसआई मात्रक होता है कूलॉम्ब। इतना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज लेता हुआ चल रहा है। इसी को थोड़ा हम उल्टा तौर से बोल देते हैं। जब अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी से पूछ लूं, ठीक है, कि एक कूलॉम्ब किसी में चार्ज है, कोई भी चीज़ है उसमें, एक कोई भी बॉडी है उसमें एक कूलॉम्ब का चार्ज है। क्या मैंने बोला? कोई भी बॉडी है उसमें एक कूलॉम्ब का चार्ज है, तो बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही एक तरह से हम बोल सकते हैं कि भाई वो कुछ ना कुछ चार्ज लेके चल रहे हैं। तो अगर मान लो किसी चीज़ में एक कूलॉम्ब का चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब का चार्ज होता है। तो एक फॉर्मूला होता है, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू, मतलब कितने हैं नंबर में, और ये हो गया एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई माइनस ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसकी वैल्यू ये है। मैंने पहले ही बोल दिया कि इसमें एक कूलॉम्ब का चार्ज है, नंबर ऑफ एक तरह से मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, और एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है इतनी। फिर ये वहाँ पे जाएगा, डिवाइड में आएगा, और n की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपने ये जरूर याद किया होगा जब क्लास 10th में होंगे, आपने पक्का याद किया होगा, लेकिन वो बात आपकी एकदम भूली बिसरी बातों में से हो चुकी है अभी। बट इतने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ किसी चीज़ में एक कूलॉम्ब का चार्ज, यानी जब इतने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे आपस में, तो एक कूलॉम्ब का चार्ज यानी आवेश बनाएंगे। ठीक, क्या करेंगे? बनाएंगे। लेकिन यही नहीं, अभी तो हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। फॉर्मूला इन द सेंस फॉर्मूला हो चुका है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी कि मैं ये नहीं बोल सकता हूँ क्या कि जो करंट है ये क्या है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और कितने टाइम में फ्लो हो रहा है। ये मान लो ये एक तार है, एक वायर है, और ये दूसरी तार है। क्लियर? अब इससे मैं बोल रहा हूँ कि इससे 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन, 1 खरब इलेक्ट्रॉन, अब ये खुद ही सोच लो कितना इलेक्ट्रॉन हो गई है। एक कूलॉम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन हो गई है, खरबों में जाना कितना जाएगा ये, ठीक है। मान लो कि मैंने बोला 1 खरब इलेक्ट्रॉन है, इससे जा रहे हैं, मैंने बोला इससे भी जा रहे हैं, तो फिर अंतर क्या हुआ? मैं ये देखूंगा कि भाई एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठ जाऊंगा और देखूंगा कि 1 सेकंड में या फिर कितने टाइम में भी, यहाँ पे मैं 1 सेकंड रेफरेंस के लिए मान रहा हूँ कि 1 सेकंड में कितना यहाँ से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। तो उसी के बेसिस पे तो बोलूंगा कि अच्छा कंडक्टर है कि बेकार कंडक्टर है। कंडक्टर वर्ड अभी मैंने यूज तो कर दिया, लेकिन बताया नहीं तो मैं कंडक्टर होता क्या है। अभी के लिए कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से, ठीक है। तो करंट क्या? इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जिसको कि मैं आई से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, चार्ज जिसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, टाइम जिसको मैं टी से रिप्रेजेंट करता हूँ। फॉर्मुला बन गया आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, या फिर इसी इसको फॉर्मुला को बोल देते हैं क्यू इज इक्वल टू आई टी। क्यू इज इक्वल टू आई टी, ये सब हमने डिराइव कर लिया, समझ आ गया सबको। अब बात ये आती है कि ये जो लात मारी इनको, पुल फैक्टर तो था नहीं। और यार मैंने एक चीज़ देखी नहीं, तुम लोगों ने क्या क्या रीजंस लिखे थे, हैं? रीजंस तुम लोग देखे नहीं यार, फिर से बताना जरूर, ठीक है। लास्ट में पूछते हैं तुम लोगों से, इसमें काफ़ी मुझे क्यूरियोसिटी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इनको लात किसने मारी? कोई तो होगा लात मारने वाला, वो है ये पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि हिंदी में, और हाँ इसको क्या बोलेंगे? आवेश, इसको विद्युत धारा, और इसको समय, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले गुस्सा नहीं होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो इनको लात मार रहा है कि चलो तुम लोग, ठीक, चलने के लिए एक तरह से बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा तुम लोग एक चीज़ बताओ, फिर तुम्हें समझाते हैं अच्छे से कि तुम में से कितने लोग बिजली का बिल तो भरते होगे ना सभी लोग? कोई ऐसा तो नहीं जो चोरी करके यहाँ जला रहा हो कटिया डाल के? कोई ऐसा तो नहीं है? तो सब लोग अपने जो भी होगा, जैसे हमारे कानपुर में किसको है, बाकी आपके यहाँ पता नहीं, जो भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट होता है, तो सब लोग कुछ ना कुछ पैसे देते होगे। बताओ, पैसे तो देते होगे ना? किस बात का पैसा देते हो? बस इतना बता दो मुझे, ये कॉन्सेप्ट अभी एकदम उड़ जाएगा। बस इतना बता दो कि पैसा किस बात को देते हो, ठीक है। ये बता दो बस पैसा किस बात का देते हो, तब तक हम तुम्हें थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ये बताओ, ये एक मतलब कांच की रॉड, मेले में नहीं कांच की रॉड आया करती थी, याद है तुम्हें? ग्रीन कलर की या फिर रेड कलर की, उसमें कुछ भरा होता था, है ना? बड़ी अच्छी लगती थी, ठीक है। तो वो समझ लो, जेविनल है, हाँ। पंजाब में फ्री, हाँ हाँ भी केजरीवाल जी जहाँ पे, वहाँ पे फ्री नहीं होगी। सबके सब चोर है। यूनिट का यूज़, अरे क्या होता है यूनिट? जिसको 3 रुपीज़ पर यूनिट। केसर अवस्था से अनुराग शर्मा नहीं बताया किसी ने। देयर मस्ट बी पोटेंशियल टू, एकदम सिंपल भाषा में बताओ ना। इलेक्ट्रॉन के, हाँ सुधीर वर्मा ने बोला इलेक्ट्रॉन के पैसे देते हैं, बस इसी पे आते हैं भी सुधीर जी, ठीक है। और किस को लगता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का पैसा देते हैं? बस इतना हाँ या नाक में जवाब दे दीजिए, और ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। अगर लग रहा है तो हाँ बोलना, ठीक है, क्योंकि मुझे तुम्हें गलत प्रूफ करना है बस, क्योंकि उसमें बड़ा मजा आता है। तो अब यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, वही वाली जो मेले में मिलती थी, उसमें कुछ पानी ऐसा भरा रहता था, एकदम मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर रखा है। क्या इसमें पानी फ्लो होगा? हाँ या ना? लेकिन इसको मैं टेढ़ा कर दूँ थोड़ा सा, अब फ्लो होगा कि नहीं? बिल्कुल फ्लो होगा, ट्रैक से फ्लो हो जाएगा तुरंत। क्यों? क्योंकि एक हाइट का डिफरेंस आ गया, इसमें इस केस में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गई। क्यों? हाइट ज़्यादा हो गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। यहाँ पे भाई मास तो सेम है, mgh।
हाइट इस केस में ज़्यादा है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, यहाँ कम। और हाई से लो में हमेशा किसी भी चीज़ का फ्लो होता है। अगले वीक से मंडे से ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, वहाँ देखेंगे हवा क्यों चलती है। तो हवा चलती है हाई प्रेशर से उच्च दाब से निम्न दाब यानी लो प्रेशर, तो हमेशा हाई से फ्लो ही। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे थोड़ी सी फिजिक्स में नॉलेज ज़्यादा है तो मैं आपको फिजिक्स की नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं खुद HC वर्मा सर के सामने थोड़ी ना कंपीट कर सकता हूँ, ठीक है। वो मुझे नॉलेज देंगे अगर मैं उनके सामने फिजिक्स में मतलब बैठ जाऊँ तो, है कि नहीं। वो सिंपल है, क्यों? क्योंकि उस केस में अभी केस में हो सकता है मैं हाई हूँ और आप लो हो, उस केस में वो हाई होंगे मैं लो होऊंगा, है कि नहीं। बात है सिंपल। तो सिंपल सी बात यह है कि हमेशा हाई सी चीज़ें लो में फ्लो होती हैं, लेकिन उसके लिए डिफरेंस चाहिए किसी चीज़ का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं तुम्हें। ये मान लो कि दो बाल्टी हैं जो भी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, इसमें जरा सा इतना सा पानी भरा हुआ है। इसको दोनों को कनेक्ट कर दिया मैंने, फ्लो होगा कि नहीं होगा, मूवमेंट होगा कि नहीं होगा पानी का? बिल्कुल होगा। हाई से होगा, यहाँ ज़्यादा पानी यहाँ कम पानी, तो यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों में पानी का लेवल सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, चाहे तुम कितने भी कनेक्ट कर दो फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि सब दोनों सेम पे आ चुके हैं। देयर शुड बी अ डिफरेंस फॉर द फ्लो टू अकर। सिमिलरली यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का अगर होना है, इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का होना है, तो एक डिफरेंस क्रिएट करना होगा जिसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। और वो पोटेंशियल डिफरेंस ही आपका जो इलेक्ट्रिक, जिसको आप पैसा भरते हो, इसी के लिए भरते हो। किसके लिए? कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा दो। इलेक्ट्रॉन्स का पैसा नहीं देते हो, इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही तारों में भरे पड़े हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने का पैसा देते हो, वहां से एनर्जी भेजी जाती है और वो एनर्जी इनको मूव करवाती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एक तरह से वर्क डन, या फिर एनर्जी बोल सकते हो, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन टू मूव दैट चार्ज। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कुछ चार्ज होगा, ठीक है, और उसको मूव करने के लिए आपने एक तरह से अपने बिजली विभाग को पेमेंट किया है। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं? समझ में आया कि नहीं ये क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां पे जो मैंने चीज समझाई कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि कितना वर्क किया गया उस चार्ज को मूव करवाने के लिए। इस वर्क का ही, इस एनर्जी का ही आप पैसा भरते हैं। तो इसका फॉर्मूला निकल के आ गया V इक्वल टू W अपॉन Q, सिंपल सा फॉर्मूला। अब यहां पे किससे नापते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को? तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम नापते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर से इसको मेजर करते हैं और वोल्ट इसकी SI यूनिट होती है। SI यूनिट इसकी होती है वोल्ट, ठीक। करंट की SI यूनिट क्या होती है? करंट की, यहाँ पे अगर हम आई करंट की बात करें तो करंट की SI यूनिट होती है, यहाँ पे मैं दूसरे कलर का यूज़ कर लेता हूँ। करंट का जो SI मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। चार्ज Q कूलॉम होता है, टाइम सेकंड, तो कूलॉम पर सेकंड को ही हम एम्पियर बोल देते हैं, बिकॉज जो साइंटिस्ट थे वो उनका नाम एम्पियर था जिन्होंने करंट की खोज करी थी। तो करंट की SI यूनिट हो जाएगी एम्पियर, एम्पियर हो जाएगी। इसको मेजर किससे करते हैं? इसको मेजर करते हैं एमीटर से। वैसे होता तो गैल्वेनोमीटर भी है, गैल्वेनोमीटर से ही बनता है, बट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ जो करंट होता है उसको मेजर कर पाता है, और अमीटर स्पेसिफिकली करंट के लिए बना होता है। तो अमीटर जो है करंट की हाई अमाउंट्स को भी मेजर कर पाता है, ठीक है। तो अमीटर ध्यान रखना, एमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट हो गया जो इसको मेजर कर रहा है, और जो यूनिट हो जाएगी इसकी एम्पियर हो जाएगी। ऑलराइट, पोटेंशियल डिफरेंस भी समझिए। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर क्या होता है? अब आते हैं ओम्स लॉ पे। साइमन ओम्स करके एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, फिजिसिस्ट थे। उन्होंने कुछ बोला, उन्होंने बोला कि जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस रखोगे ना, मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, एक तरह से काम ही तो है। पोटेंशियल डिफरेंस को आप वर्क ही बोल सकते हो, बिकॉज अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी चीज़ का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका मतलब पता है क्या हुआ? W यानी कि वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। इसका मतलब यह कि मैंने 1 जूल का काम किया एक कूलॉम का चार्ज को चलवाने के लिए, यानी कि मैंने 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को चलवाने के लिए 1 जूल का जो एनर्जी एक तरह से काम किया वो है 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। उसी तरह सिमिलर अगर मैं बोल रहा हूं 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ? 1 एम्पियर का, तो ये देख लो फॉर्मूले से बता दो। 1 एम्पियर का मतलब ये है कि एक कूलॉम को चार्ज, एक कूलॉम का चार्ज जो 1 सेकंड में कहीं से पास हुआ वो है 1 एम्पियर का करंट। सिंपल, यही तो हुआ, ठीक है। जिस तरह से हमने क्या देखा था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तब मैंने पढ़ाया था 1 जूल क्या है? 1 जूल काम वो है जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए किसी को 1 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए, या फिर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए आधा मीटर का डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, या फिर आधा न्यूटन का फोर्स लगाया जाए 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करने के लिए। बस अगर लेफ्ट साइड में 1 जूल है तो राइट साइड में 1 जूल लाना है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे 1 एम्पियर है तो राइट साइड में 1 एम्पियर लाना है, लेफ्ट साइड में अगर 1 वोल्ट है तो राइट साइड में 1 ही होना चाहिए, 1 है तो 1 ही लाना है। क्लियर? ओम्स जी ने ये बोला 1927 में, उन्होंने ये लॉ दिया। 1927 की बात हो रही है ये, ठीक है, सॉरी 1927 बोलो, 1927 तो काफ़ी जल्दी हो गया, 1827, ठीक है, 1827 हो गया यहाँ पे। तो इन्होंने ये बोला कि जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल क्रिएट करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाओगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस आप किसी से भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने एग्जांपल दिया कि भाई जो हम अपने घरों में, हमारा पंखा चल रहा है, एसी चल रही है, बल्ब चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, सारी चीज़ें, तो इसके लिए हम घर में तो इतनी एनर्जी नहीं बना सकते। बना सकते हो तो अच्छी बात है फिर तो तुम्हें जरूरत नहीं है अपने बिजली विभाग की, तुम खुद ही वगैरह इतना एनर्जी, लेकिन फिजिबली पॉसिबल वो नहीं है घर में, ठीक है। लेकिन छोटा भी हम लेवल पर करते हैं, जैसे आपने किया होगा, जैसे बैटरी होती है ना, बैटरी है ना, बैटरी में तुमने तार जोड़े होंगे, तार से तुमने बल्ब तो जलाया होगा कभी ना कभी, है अपने दिमाग की बत्ती से जलाई होगी ये लगा के। तो ये क्या कर रही है बैटरी? ये बैटरी कुछ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है बस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पहले से तार में था, मूव नहीं कर रहा था, और मूव करने से करंट जनरेट होता है, और जब करंट जनरेट होगा तब बल्ब जलेगा ये। तो बैटरी एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम करती है, विभवांतर। तो इन्होंने बोला कि अगर आप जितना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे ना, जितना ज़्यादा वर्क डन करोगे उतना ही ज़्यादा तुमको करंट देखने को मिलेगा किसी चीज़ में, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। बस इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, जिसको बोलते हैं R, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधकता। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधकता। अब रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस ये होती है कि जब, ऐसे तुमको रेजिस्टेंस समझाते हैं, आओ रेजिस्टेंस समझाते हैं। रेजिस्टेंस, ये इलेक्ट्रॉन लोग भरे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन लोग भरे हुए हैं यहाँ पे। बेचारों की आंखें तो होती नहीं है, आंखें इनकी है नहीं, तो फिर ये जब इनको यहाँ से लात पड़ती है ना, लात कौन मार रहा है? बैटरी मार रही है, या फिर बिजली विभाग मार रहा है?
इनको एनर्जी दे रहा है, तो जब इनको लात पड़ेगी मूव करेंगे, क्योंकि आंखें तो है नहीं, भर भर के एकदम रहे, तो एक दूसरे से टकराएंगे ये। जब इंसान की आंखें होते हुए भी टकराता है, मान लो कि इंसान जैसे नहीं कि आपने देखा होगा कि मंदिर के लिए एकदम खूब भीड़, यहाँ पे लाइन लगी हुई, एकदम से खुलते ही ये लोग भाई साहब धक्का क्यों मारे, भाई साहब पीछे धक्के क्यों मारा है, ठीक है। तो ये सारा जब हो सकता है उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो गई होगा। तो ये जो एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, जितना जितना ज़्यादा धक्का मारेंगे एक दूसरे को, उतना ही इनके चलने में अवरोध पैदा होगा। उस अवरोध को बोलते हैं रेजिस्टेंस। जो हमारे इंग्लिश बाबा हैं, यानी कि इनको अवरोध नहीं समझ में आया, यानी कि रेजिस्टेंस तो फिर सुना ही होगा अगर तुम साउथ दिल्ली से हो तो यानी कि अगर मान लो कि ये लोग चल नहीं पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी जितना नहीं चल पा रहे हैं, क्यों नहीं चल पा रहे हैं, टकरा रहे हैं आपस में, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो है कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अच्छा तुम्हें फैक्टर्स बताता हूँ, मतलब तुम खुद ही मुझे बताओगे, ठीक है। ये एक वायर है, ये एक वायर है, ठीक है, ये वायर 1 है, ठीक है, सेम मटेरियल का वायर है, मान लो तांबे का वायर। एक मैंने ये वायर ले लिया और सेम मतलब एरिया सेम, जिसका जितना उसका इतना उसका नीचे वाले का भी मैं समझना कि पतला मोटा है, दोनों सेम मोटाई के हैं, बस ये वाला कम लंबा ऊपर वाला और नीचे वाला ज़्यादा लंबा है। बताओ किसमें रेजिस्टेंस प्रतिरोध ज़्यादा होगा, बस पहला, ठीक। फिर दूसरा भी तुम्हें एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। ये एक फैक्टर है लेंथ वाला फैक्टर, ठीक है, फैक्टर भी लिखते जाते हैं यहाँ पे। ये पहला फैक्टर है लेंथ वाला, लंबाई वाला, ठीक। दूसरा भी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा फैक्टर ले लेते हैं एरिया वाला, यानी कि क्षेत्रफल वाला भी एरिया ले ही लेते हैं लगे, ठीक है। तो ये है, मान लेते हैं ये ए और बी कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इस बार क्या करते हैं, ये एक है, ठीक, ये एक ले लेते हैं और दूसरा ये ले लेते हैं। लेंथ सेम है इस बार, ध्यान रखना, वहाँ पे एरिया सेम है, लेंथ डिफरेंट, यहाँ लेंथ सेम है, एरिया डिफरेंट करते हैं, ठीक है। और आप अपना आंसर मैच करिएगा और फिर हम आपको कारण भी बताएंगे कि हमने क्यों कोई आंसर दिया। यार ड्राइंग में मतलब बचपन में बहुत मैडम ने मारा तो काफ़ी, लेकिन फिर भी ड्राइंग आई ना हमको, ठीक है। तो ये जो है एरिया इसका जो है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ किसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ठीक है, ये लोग इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन भरे हुए, मतलब सेम मटेरियल है, इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं खूब, ठीक है। किसमें ज़्यादा, मान लो रुको पहले ड्रॉ कर लेने दें, ठीक है। ये तुम हो, लाइन लगी हुई है, काउंटर में मैडम जी बैठी हुई है, मैडम जी के पास पहुंचना है तुमको, ठीक है, ये पहला केस है। दूसरा केस ये तुम हो, ये लाइन लगी है, मैडम जी वहीं पे बैठे हुए हैं, अगेन मैडम जी तक पहुंचना है। किस केस में ज़्यादा देर में पहुंचोगे, ज़्यादा दिक्कत में पहुंचोगे, ज़्यादा तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे मैडम जी तक पहुंचने में। केस सेकंड में, क्यों, ज़्यादा लंबी लाइन थी ना, बस इस केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि जैसे ही लेंथ इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स को लंबा डिस्टेंस कवर करना है ना, तो ज़्यादा कोलिजन होगा, सिंपल। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। अब पहले दूसरे केस में ले लेते हैं, इसमें कम रेजिस्टेंस होगा। अब इसमें खुल के मौका मिल रहा है ना, जैसे मान लो कि मंदिर का जो द्वार है जहाँ पे भगवान जी मान लो भगवान जी विराजमान है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग, भीड़ है, ठीक है। ये एक केस है। और दूसरा केस है कि हमने गेट को बड़ा कर दिया, गेट को चौड़ा कर दिया, गेट अब इतना चौड़ा है, तो कम कॉलिजन्स होंगे ना, कम लोग टकराएंगे ना। दूसरे वाले केस में टकराना रेजिस्टेंस है, सिंपल, इस केस में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस बन गया अपना फॉर्मूला, एल अपॉन ए। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, रो एल अपॉन ए। रो कहां से आ गया ये सर, रो कहां से आ गया, रो कहां से आ गया उसको बताने से पहले और रो की यूनिट निकालने से पहले ये रो है क्या उस पर भी आते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कहां पे आया था, ओम्स लॉ में आया था ना। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक होता है ओम, ठीक है। और इसका सिंबल ये होता है, ठीक। और इसका जो होता है ना रेजिस्टिविटी का, ये रो, इसका होता है मो। ओम का उल्टा कर देना, बस मो बन जाएगा, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही होता है। या फिर इसको ओम इनवर्स लिख देते हैं, ओम इनवर्स बोल दो, या फिर इसको उल्टा कर दो, मो बन जाएगा। अब ये कैसे क्या है, क्या थोड़ा सा उसको समझते हैं, ठीक है। चलो पहले आर और रो के बीच में डिफरेंस आपको समझाते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि रो है क्या, पहले वो समझ लो। मतलब रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, या फिर इसी को ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, हिंदी में बोले तो विशिष्ट प्रतिरोध। लेकिन एसएससी सीजीएल 2022 में सवाल पूछा इसका एसआई यूनिट पे, लेकिन ओम या फिर मो, मतलब मो या फिर ओम इनवर्स नहीं था, तो फिर क्या था, निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आर की क्या होती है, ओम होती है, अभी बताया। रेजिस्टेंस की रो की निकालनी है, लेंथ की मीटर होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा, तो ओम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, ओम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं, और ये होता क्या, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में अंतर क्या होता है, बिकॉज दोनों सेम तरह के ही लग रहे हैं कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी अंतर क्या है। रेजिस्टेंस समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं ना आपस में, जब पीछे से धक्का लगता है, धक्का क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उनको चलने में दिक्कत होती है, और जब दिक्कत होती है तो उसी को रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ये रेजिस्टिविटी कहां से आ गई, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में ज्यादा कोई खासा अंतर है भी नहीं, जैसे सेम साउंड कर रहे हैं भी सिमिलर ही, लेकिन सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है, रेजिस्टेंस तब पिक्चर में आती है जब उनको धक्का लगता है, धक्का लगता है तो कोलिजन करते हैं, कोलिजन करते हैं तो रेजिस्टेंस वो आता है। रेजिस्टिविटी ये शांत बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए इलेक्ट्रॉन, धक्का वक्का कुछ नहीं लगा है, लेकिन दिक्कत क्या है ना, ऊपर वाला कॉपर यानी तांबे का तार है, नीचे वाला मान लेते हैं सिल्वर का तार है, सिल्वर का सिंबल एजी होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन दोनों रुके हुए हैं सर, दोनों सेम तरह से बिहेव नहीं करेंगे, इसके जल्दी जल्दी चलेंगे, और वो इनके इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी है कि कोई अपने आप ही पढ़ने लगता है और कोई धक्का मारे मारे भी नहीं पड़ता है, होता है कि नहीं। तो भाई ये उनकी अंदरूनी प्रॉपर्टी, हम बोलते हैं पढ़ता, मतलब ये नहीं करता वो नहीं करता, लेकिन जैसे मेरा भी मानना है कि भाई वो उसका नेचर है, उसको हम बदल नहीं सकते। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी मोटिवेटेड रहते हैं काम को करने के लिए, लेकिन कुछ लोग नहीं रहते हैं, तो वो उनकी इंट्रिंसिक चीज़ है भाई,
इंट्रिंसिक है बिकॉज हर कोई यूनिक है, हर किसी का दिमाग, हर किसी की फिजियोग्राफी बायोलॉजी अलग तरह से भाई। तो बस वैसा ही है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ये लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो फिर ऐसा क्यों है कि सिल्वर का जो चांदी का तार होता है बहुत अच्छा इलेक्ट्रो, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन कॉपर का उतना नहीं होता है लेकिन सिल्वर कंपैरिजन नहीं होता। एल्यूमिनियम का ले लो, एल्यूमिनियम का कॉपर के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं होगा। आयरन का ले लो, आयरन का कॉपर के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और उस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को रेजिस्टिविटी फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ गया डिफरेंस क्या है? रेजिस्टेंस तब आ रहा है जब इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं तो कोलिजन, ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। जैसे सिल्वर की रेजिस्टिविटी कितनी है, कॉपर की थोड़ी और ज़्यादा, एल्यूमिनियम की थोड़ी और ज़्यादा। जिसकी जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी उसका उतना ही कम कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे तुम तीन चीज़ें समझ लो। तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं। तो एक को बोलते हैं कंडक्टर, एक को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इसका हिंदी आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी, एक बार देख लेना, या फिर कोई हो तो यहाँ पे प्लीज़ कमेंट कर देना। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। मतलब ये हो जाएगा सुचालक और ये कुचालक, और ये बीच का सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो होता है भाई जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकदम इलेक्ट्रॉन रेडी है सर, आइए तो थोड़ा सा बस पुश करिए, बस चल दें तुरंत, बस आपके एक पुश की जरूरत है। ये मेटल्स में देखने को मिलता है, जो धातुएं होती हैं। वो आर दी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो बोलते हैं अच्छी हमारी कंडक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो केमिस्ट्री में तुम्हें पढ़ाएंगे कि मेटल्स का क्या होता है, साइज बड़ा होता है नॉन मेटल्स कंपैरिजन में, साइज उनका बड़ा होता है। अब ये जो प्रोटॉन है ना, सबको बांध के रखता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव ये चार्ज है। ये जो न्यूक्लियस, जिनको पता है तो उनके लिए बता रहा हूं, नहीं पता है तो छोड़ दो इस कॉन्सेप्ट को, केमिस्ट्री में समझेंगे। पता है तो समझ लो। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, और केंद्रक का जो नेट चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अभी जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इनमें कौन सा चार्ज अभी बताया था? नेगेटिव है, ये अभी बताया था। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही कम अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इनकी ज्यादा दूरी होती है, आराम से फ्री है, निकल लेंगे, थोड़ा सा बस पुश की जरूरत है। लेकिन इंसुलेटर में उतना नहीं होता है। इसी वजह से जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो अधातुएं होती हैं, वो हमारी इंसुलेटर होती हैं। लेकिन बीच के कुछ होते हैं जैसे सिलिकॉन जैसे, थोड़ा थोड़ा करेंगे बस, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट थोड़ा थोड़ा होगा, बस ज़्यादा नहीं होगा। तो वो होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर, ठीक है, जो कि हमारे यूजुअली मेटलॉइड्स होते हैं। वो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो जैसे ही आप मतलब कि रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी किसी एलिमेंट की, तो वो उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध करेगा, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के चलने में बाधा उत्पन्न करेगा। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस सेम मतलब सिमिलर ही है वो। अगर किसी का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा ना, तो वो भी वही मतलब करेगा। लेकिन ये क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, हम पहले से भी पता है कि इसकी इतनी, आयरन कितनी, इसकी इतनी, सारी चीज़ें, ठीक है। एक चीज़ नोटिस करना, जो एलॉयज होते हैं, एलॉय क्या होते हैं पढ़ाया नहीं अभी, मिश्र धातु होती हैं। मिश्र धातु का मतलब होता है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिला दिया जाता है तो एलॉय बन जाता है। और मिलाने का कारण बहुत सारे होते हैं। एक तो प्रमुख कारण ये होता है कि भाई जैसे कि स्टील है, तो स्टील में क्या करते हैं, आयरन है, क्रोमियम है, इस सबको मिक्स कर देते हैं सो दैट वो ड्यूरेबल बन जाए। आयरन को इसी तरह से हम थोड़ा सा अलॉय उसमें किस चीज़ को और मिक्स कर देंगे सो दैट वो टफ बन जाए। नहीं तो जो लोहा होता है ना आयरन, वो काफ़ी टफ होता है, मतलब काफ़ी उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, वो सॉफ्ट होता है, तो उसमें हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, तो इसलिए वो क्या होता है, टफ बन जाता है। तो वो उसके पर्पस होते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे एग्जाम में, वो क्वेश्चन ये है कि ये पूछेगा कि मान लो कोई एलॉय है, मान लो ब्रास है। ब्रास किसका अलॉय होता है? कॉपर और जिंक का होता है, तांबे और जस्ते का ये मिश्र धातु होती है। तो तुमसे पूछ लेगा कि कॉपर या जिंक, जिनका दोनों का कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, इनका ज़्यादा होगा या फिर इसका ज़्यादा होगा। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखना हमेशा कि एलॉय हैज़ ग्रेटर रेजिस्टिविटी दैन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, दैन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, यानी कि जिस भी मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स जिससे भी मिलकर बना है, उससे ज़्यादा ही एलॉय की मिलेगी तुम्हें। वो तुम यहाँ पे देख भी सकते हो, कॉन्स्टेंटाइन कितनी ज़्यादा। भैया इंसुलेटर से कमी होगी, इंसुलेटर तो नॉन मेटल है, प्योर एकदम, हम तो एकदम सख्त हैं, हम कुछ भी कर लो, हम ना कंडक्ट करेंगे। अब तुमसे हम बोल रहे हैं रबर में इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कराओ, रबर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दोगे? नहीं कर पाएगा, बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। तभी अगर कोई मान लो कि अगर एकदम चपक जाए है ना तार में, जिसमें कि एकदम करंट फ्लो हो रहा है, तो आप उसको क्या मतलब चप्पल मारते हो? क्यों? बिकॉज चप्पल में रबर होती है, तो वो बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। एबोनाइट डायमंड ये कभी करेंगे ही नहीं, उनसे तो ज़्यादा होगा, ठीक है, एलॉयज का, राइट। अब आते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। लेकिन एक चीज़ तुमसे हम पूछते हैं, ये चेक करने के लिए तब तक डाउट पूछ लो कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए, कि बस तुम मौज ले रहे थे यहाँ बैठ के। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहीं पे पढ़ते हैं ना, वही है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बस इतना बता दो जरा, समझ जाएंगे, तुमको समझ गया हो या फिर नहीं समझे हो। तापमान बढ़ाने में प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा? वाटर देखो, जो प्योर वाटर होता है वो बैड कंडक्टर होता है, वो कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हम इम्प्योर ले लेंगे तो इम्प्योरिटीज वो कंडक्ट करवाने लगती हैं। बढ़ेगा, कम होगा लिख रहे हैं पूर्णिमा तोमर, ओके। डिक्रीज भूमिका गुप्ता, कम होगा श्रेया शर्मा, अच्छा। इतना तो सबको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन आपस में ज़्यादा टकराएंगे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ज़्यादा टकराएंगे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि ये इलेक्ट्रॉन लोग बैठे हैं, ठीक है, धीरे धीरे चल रहे हैं, एकदम से जोर का धक्का दिया इन लोगों को, जोर का धक्का दिया, ठीक है, ज़्यादा टकराएंगे, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। टेम्परेचर के थ्रू कर क्या रहे हैं आप? सिस्टम का माहौल गर्म कर रहे हैं। और जब माहौल गर्म करते हैं तो फिर आदमी रुकता नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं रुकते हैं, और वो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच का मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तभी तो जब आप पानी को हीट करते हैं तो क्या होता है? पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों?
टेम्परेचर बढ़ा दिया, उनके बीच में मूवमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने अपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया, वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, और वो उड़ गए गैस बन के। टेम्परेचर बढ़ाने से मूवमेंट बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। इसमें हमें पढ़ना होता है दो तरह के सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स मतलब अगर हम जो अभी हम पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस, उनको दो चीज़ें होती हैं कि एक तो हम श्रृंखला में इनको कनेक्ट कर दें सीरीज में, और दूसरा होता है पैरेलल में, समानांतर में। ठीक है, अब ये होता क्या वो समझ लो। जैसे कि कोई रजिस्टर है, ठीक है, मान लो कि कोई भी मतलब अप्लायंस है, जैसे समझ लो कोई घर में अप्लायंस है, ठीक है, ये कोई अप्लायंस है, ठीक है, ये एक ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं सीरीज। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल सर ये होता है ना, मतलब जैसे ये अभी देखो बनाते हैं, रुकना, ठीक है, ठीक, रुकना अभी, ये पैरेलल हो गया है ना, ये हो गया आपका पैरेलल। गलत बात, क्यों? पैरेलल वो पैरेलल नहीं होता जो आप अभी तक समझ रहे थे कि भाई बस दोनों चीज़ ऐसे हो जाएं पैरेलल हो जाएगा। वो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे मत यूज़ करिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरेलल का मतलब ये होता है कि ऐसे समझ लो वायर में जॉइंट है। जैसे मान लो ये कोई वायर था, उसके बाद ये वायर यहाँ पे बट गया, उसके बाद ये वायर यहाँ पे बट गया। जब यहाँ से करंट में फ्लो करवाऊंगा ना, तो मतलब एक तरह से या फिर एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा ना, तो यहाँ पे जो करंट होगा इस वाले सेक्शन में और नीचे वाले सेक्शन में, ये दोनों सेक्शन में अलग अलग होगा। लेकिन जब यहाँ से मैं फ्लो करवाऊंगा तो दोनों में सेम जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट ना करता तो ये सीरीज में ही कनेक्ट, सीरीज में ही था। वायर में कहीं जॉइंट दिख रहा है क्या? यहाँ से करंट तुमने डाला, सबके पास सेम ही पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि इसके पास पहले लगा तो पहले ज़्यादा पहुंचेगा, अभी बाद थोड़ा कम पहुंचेगा ना, सब में सेम पहुंचेगा। जैसे सेम यहाँ पे चाहे तुम 1000 ऐसे रजिस्टर लगा दो, इलेक्ट्रॉन्स तो हर जगह मौजूद है ना। ऐसे थोड़ी ना बस इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे पड़े, यहाँ से मारोगे तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। चलो भैया पहले तुमको थोड़ा देते हैं, फिर जो बच गया इनको दे देते हैं। ऐसा नहीं, हर जगह इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, सेम टाइम में मूव करना स्टार्ट करते हैं सब। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल तुम समझ गए। अब इस पे ये क्वेश्चन पूछता है कि जैसे फॉर एग्जांपल सीरीज में ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, मान लेते हैं इस तरह से, जैसे मैंने बताया ये भी तो सीरीज ही होगा क्योंकि अभी वायर में ज्वाइन नहीं आया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई अलग से यहाँ से वायर निकाल दिया और यहाँ पे कोई और रेजिस्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया ना। ठीक है, सिंपल ही एकदम। ये R3 मान लेते हैं, फिर इस तरह से R4 हो गया, इस तरह से। ठीक है, R4 तो बता दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, कितना रेजिस्टेंस करंट को ऑफर होगा इक्विवेलेंट नेट में। तो कुछ नहीं करना होता है, सबको उठा के जोड़ देना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितना हो, सिंपल बस जोड़ देना होता है। और पैरेलल में क्या करना होता है? पैरेलल में ये फॉर्मुला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसके मैं डीप नहीं जा रहा हूँ इसके डेरिवेशन में, बिकॉज उतना नीडेड नहीं है। डेरिवेशन में जा तो सकता हूँ, ये नीडेड नहीं है। बस इतना समझ के रखना कि सीरीज में जब श्रृंखला में कनेक्टेड होते हैं रेजिस्टर्स तो उनको सेम करंट मिलता है, यानी कि सेम उनको विद्युत धारा मिलती है, सेम करंट उनको रिसीव होता है जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, सेम करंट, बट जो पीडी होगा विभवांतर वो डिफरेंट होगा, वो अलग अलग होगा। लेकिन अगर मैं बात कर दूं पैरेलल की, यानी कि जब समानांतर में कनेक्टेड होंगे तो यहां पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा होगा, विभवांतर और डिफरेंट करंट इनको रिसीव कर रहा होगा। बिकॉज एक तरह से समझ लो कि वायर में ज्वाइंट आ गया तो करंट अब सेम नहीं रहेगा। बस ये चीज़ याद रखना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये बस चीज़ याद रखना ये, ठीक है, कि R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जितने लगे हुए हैं सीरीज में अगर है, और अगर पैरेलल में है तो इस तरह से इसका फॉर्मूला निकल के आएगा। क्या मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दे दूँ आपको ये टेस्ट लेने के लिए कि आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो चलो आप लोगों को एक सवाल देते हैं, आप लोग एक सवाल करिएगा। ठीक है, 2 सवाल देते हैं। पहला सवाल बेसिक सा है, अगर आ गया तो, वैसे तो ऐसे ज़्यादा कुछ आते नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और फॉर्मूले को अप्लाई करना भी आ जाएगा, बेसिक्स एकदम, ऐसा नहीं क्योंकि बहुत टफ सा आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको हमने बोला कि 2 रेजिस्टर्स हैं। ठीक है, 2 रेजिस्टर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 2 रेजिस्टर्स हैं, एक 20 ओम का और दूसरा 4 ओम का। ठीक है, वो कनेक्टेड है एक बैटरी से। बैटरी क्या करती है बताइए जल्दी से कमेंट में। कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, तो बताइए, और ये दोनों जो है किस में कनेक्टेड है? तुमको हम बता दे रहे हैं, फिगर नहीं बना रहे हैं, बता रहे हैं तुमको, ये सीरीज में ही कनेक्टेड है। ठीक है, हम तुमको बता ही दे रहे हैं सीरीज में कनेक्टेड है 6 वोल्ट बैटरी। अब ये बता दो कि दोनों से करंट कितना फ्लो होगा, क्योंकि दोनों में करंट तो सेम ही होगा ना, यहाँ पे पढ़ा था ना सीरीज में सेम करंट होता है। ठीक, तो जरा ये बता दीजिए कि दोनों में कितना करंट फ्लो होगा। बस एक तो ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, दूसरा क्वेश्चन भी लिखते हैं, एक करो दूसरा भी मिलेगा। फिर ये मत बोला हम कोई मंदिर का घंटा है। चलो तो पहले ये कर लो, ठीक है, पहले इसको कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो 20 ओम है और 4 ओम है, तो करंट कैसे निकालूंगा मैं? करंट को निकालने के लिए ओम्स लॉ का यूज़ करना पड़ेगा, V इज इक्वल टू IR। V क्योंकि मुझे पता है ना, तो R इक्विवेलेंट निकाल लूंगा तो करंट निकल आएगा। तो R इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज के केस में? R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने R हैं उनको जोड़ दो, यहाँ 2 हैं तो 2 को जोड़ेंगे, 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24 ओम, 24 ओम। इस 24 ओम को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। V दिया हुआ है 6 वोल्ट, I पूछा है 24 ओम यहाँ पे दिया हुआ है, 6/24 हो जाएगा, I हो जाएगा 1/4, यानी कि कितना आ जाएगा 1/4, 0.25। क्या? एम्पियर। क्यों? क्योंकि करंट है, करंट के साइन यूनिट एम्पियर होती है। मेजर किससे करते हैं इसको ये बता दीजिए जल्दी से। तो बेसिक से क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया। ठीक, अब एक थोड़ा सा और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, कैसा क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन आपसे पैरेलल वाला बनाते हैं। ठीक है, पैरेलल में मैंने बोला कि एक सर्किट है, उसमें 3 रजिस्टर जो हैं वो कनेक्टेड हैं पैरेलली। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उनकी वैल्यू। R1 ले लो 5, ठीक है 5 ओम, R2 ले लो आप 10 ओम, और R3 ले लो आप 30 ओम ले लो। ठीक है, ये हो गया आपके रजिस्टर्स, और ये कनेक्टेड है
हाँ, ये कनेक्टेड है, एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, ठीक है, ये मतलब पीडी लिख लो यहाँ पे, ठीक है, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर 12 वोल्ट है। अब बता दो कि करंट जो है कितना होगा, बताइए करंट कितना होगा, बताइए जल्दी से। ये पैरेलली कनेक्टेड है और करंट पता है ये, क्योंकि मैंने बोला तीनों पैरेलली कनेक्टेड है तो इसका मतलब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तीनों में करंट जो होगा वो अलग अलग फ्लो होगा। जैसे यहाँ पे मैंने निकाला था 0.25 एम्पीयर, इसका मतलब समझ जाए तुम, इसका मतलब ये कि इसको भी 0.25 मिल रहा है, इसको भी 0.25 मिल रहा है, लेकिन इस केस में नहीं होगा सर ऐसा, इस केस में नहीं होगा ऐसा, कैसा होगा फिर? V इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, सिंपल। V कितना है 12 है, रेजिस्टेंस कितना है 5 है, 5 है, तो I इज इक्वल टू 12/5, यानी कि मैं कितना बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका 2.4 एम्पियर। ये कितना ये करंट किसको मिल रहा होगा, इन भाई साहब को, दूसरे भाई साहब को कितना मिल रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि सेम रहता है, तो ये इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, तो आई निकालना है, आर कितना है 10, तो इस केस में आई कितना निकल आएगा 1.2 एम्पियर, किसको 10 ओम वाले भैया को इतना मिल रहा है और 30 ओम वाले भैया को कितना मिल रहा है, तो वी सॉरी वी तो 12 ही है ना, तो वी इज इक्वल टू आई आर 12/30 यानी कि 6 दूनी 12 6 30 यानी कि 0.4 एम्पियर निकल आएगा यहाँ से। ये है तीनों को जितना मिल रहा है, तीनों को अगर तुम जोड़ दोगे ना कितना आएगा, तीनों को जोड़ दो, 2.4 1.2 और 0.4 को जोड़ो, जैसे 0.4 को 1.2 से जोड़ोगे 1.6, तो 2.4 को 1.6 में जोड़ोगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे सर इतना निकालने के लिए मतलब तुम तो मतलब कुछ आता ही नहीं तुम्हें, तो हमने तो तुरंत निकाल लिया था, सीधे 1/r इक्विवेलेंट किया और 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 किया, ठीक है, ऐसे कर दिया, एलसीएम ले लिया 30, 5 6 30, 10 3 30, 30 1 30, 1/r इक्विवेलेंट। अब 1/r इक्विवेलेंट कितना निकल आया, 6 3 9 1 10/3 और r निकल आया 3, आर कितना निकला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला 3 और v इज इक्वल टू आई आर, तो हम जानते ही हमारे ओम जी ने ही दिया था, v इज इक्वल टू आई आर, v है 12, आई इंटू 3 और 3 से 4 कट जाएगा, देखो आई 4 आ गया, उतना निकालने के लिए आपने इतना सब वो किया, ऐसे भी तो निकल सकता था, बिल्कुल बिल्कुल जो आपने निकाला उसको कोई गलत बात नहीं है, 4 एम्पियर मेरा भी निकला और आपका भी निकला, लेकिन क्या है पूरे रजिस्टर पूरे सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स में इतना करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन मैंने आपसे ये बोला जब पैरेलली कनेक्ट होते हैं तो सबको अलग अलग मिलता है, तो बात बिल्कुल सही है, अगर ऐसा पूछ लेता टोटल कितना फ्लो हो रहा है तो 4 ही उत्तर होता, लेकिन अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि भाई इसमें कितना फ्लो हो रहा है, इसमें कितना फ्लो हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे आप समझ गए, क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है इस वजह से अलग फ्लो होगा, ठीक। अब आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। जब ये इलेक्ट्रॉन लोग चलते हैं ना धक्का मुक्की करते हैं, और धक्का मुक्की जब करेंगे तो गर्मा गर्मी माहौल में बढ़ेगी। अब लाइन में कुछ लोग लगे हैं, ठीक है भाई साहब आगे बढ़िए, अरे नहीं बढ़ेंगे क्या कर लेंगे आप, गर्मा गर्मी होगी, फिर टकराहट होगी, तो फिर और जब गर्मा गर्मी होगी ना तो कुछ लोग इस गर्मा गर्मी का फायदा उठा लेते हैं, और वो हो तुम हो वो गीजर में नहाते हो, मतलब गीजर के पानी में गीजर के पानी का यूज़ करते हो, रॉड लगाते हो, हैं ये हरकत तो की होगी ना तुमने, बिना उसके तो तुम नहा नहीं सकते, नहीं तुम पे पूरा विश्वास है हमको, ठंडे पानी में तुम नहाओगे, हैं नहा ही लो पहले, तो रॉड लगाते होगे, तो तुम फायदा उठा रहे हो इलेक्ट्रॉन्स की लड़ाई का। कैसे? जब इलेक्ट्रॉन लोग लड़ते हैं ना तो हीट जनरेट करते हैं ये लोग, और जब हीट जनरेट करते हैं तो उसका फायदा उठाते हैं, और उसी को हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले इसको समझ लेते हैं, देन आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से इंपॉर्टेंट है समझना थोड़ा सा। अपने सराउंडिंग में देखो कोई बल्ब लगा होगा, बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो हो रहा है, बल्ब को छो जाके जरा छुआ तो होगा कभी, सूर्य वाला नहीं छूता, सूर्य वाला 9 रुपये का आता था एकदम पीली रोशनी भाई साहब चमका देता था एकदम छूने पे, अभी तो उतना नहीं है, लेकिन बल्ब आपके गर्म हो जाते हैं, यहाँ तक कि फोन भी आपका गर्म हो गया होगा, अभी पढ़ रहे हो क्लास ले रहे हो चल रहा होगा, फोन को चार्जिंग लगाते हो फोन गर्म हो जाता है, फोन फट तक जाते हैं, है ना। तो क्यों ऐसा होता है, तो एक्चुअली में हीटिंग के जैसे होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे चलते हैं तो हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब इसका फायदा बड़ा होता है, फायदा हम उठाते हैं, जैसे कि जो मैंने गीजर का एग्जांपल दिया, हीटर होता है, हीटर भी होता है ना, हीटर में से कॉइल्स लगी होती हैं, हीटर में पहले हीटर का यूज़ बहुत होता था, हीटर्स का है ना, जिसमें कि दूध वगैरह गर्म किया जाता था तो हीटर वगैरह होता है, तो हीटर में ये जो तार होता है ये नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। ये नाइक्रोम क्या होता है, निकल और क्रोमियम मतलब एक तरह का एलॉय होता है, एलॉय मिश्र धातु मतलब निकल और क्रोमियम को मिला देते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो बल्ब होता है तुम्हारा बल्ब घर में, तो उसमें फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट जो होता है ना ये टंजस्टन का बना होता है। अच्छा टंजस्टन का सिंबल क्या होता है, टंजस्टन का सिंबल क्या होता है, तो टंजस्टन का सिंबल TG मत लिख दियो W होता है, ठीक है। तो ये होता है, अब ये होता क्या ना, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो ये गर्म होता है और 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 गर्म होता है, लेकिन पिघलता नहीं है ये, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कुछ लोगों को जरा सा डांट दो रो देते हैं, कुछ लोगों को तुम डांट क्या तो एकदम पहले लाइन भी कर दो, एकदम डंडे से मारो, फिर भी कुछ ऐसा नहीं पड़ेगा, मुस्कुराते हो जाएंगे ठीक है। आपने हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं, फिर आपने देखा हो अपने स्कूल में, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसको जितना गर्म कर दो, इसको तुम धधकते हुए लावा ज्वालामुखी में डाल दो तो भी नहीं पिघलेगा, ये टंजस्टन की बात कर रहा हूँ, धधकते हुए तुम ज्वालामुखी में डाल दो ना तो भी नहीं पिघलेगा, करंट तो बहुत दूर की बात है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये गर्म होता है ना तो ये चमक जाता है। लाइफ लेसन कि जब आप सफर करेंगे तो आप एक दिन चमक जाएंगे, तो वैसे ही टंजस्टन भी चमक जाता है, और टंजस्टन क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। तो आपसे पूछता है कि बल्ब का फिलामेंट टंजस्टन का ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसका जो गलनांक है हाई मेल्टिंग वो ज़्यादा है, यानी कि जल्दी मेल्ट नहीं होता है। वहीं एक तरफ हमारे फ्यूज़ भैया को भी एक एलॉय ही है, एक तरह के फ्यूज़ जो लगा होता है, ये किसी भी चीज़ के मतलब क्या हो सकता है, लेड और टिन का मिक्सचर हो, किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो ठीक है। लेकिन ये इंश्योर किया जाता है कि ये जो फ्यूज़ भैया हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, टंजस्टन का बिल्कुल उल्टा। क्यों? क्योंकि जब इनसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, मतलब इनको इसलिए बनाया जाता है कि जैसे ही थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़े, थोड़ा सा मतलब एकदम सडन इंक्रीज हो जाए, गर्म हो जाएगा सिस्टम, तुरंत पिघल जाए। क्यों पिघल जाए? क्योंकि सो दैट ये फ्रिज है, ये टीवी है हमारा, अगर एकदम से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा तो ये गैजेट खराब हो जाएगा। तो
जैसे एकदम से फ्लो इंक्रीज होगा ये गर्म होगा, और गर्म होगा तो टूट जाएगा, टूट के गिर जाएगा, तो ये यहीं पे सर्किट टूट जाएगा, सर्किट टूट जाएगा तो करंट वहां तक जाएगा नहीं, बच जाएगा तुम्हारा अप्लायंस। इसलिए फ्यूज को लो मेल्टिंग पॉइंट का बनाया जाता है, फ्यूज वायर को। नाइक्रोम की अगर बात करें, जब इनको किया जाता है तो ये ग्लो कम करते हैं, मतलब हीट ज़्यादा निकालते हैं, तो हाथ सेक लेते हैं, दूध गर्म कर लेते हैं, रॉड से पानी गर्म कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने से लगाते होगे ना सॉकेट में, ठीक है, सॉकेट में प्लग लगाते होगे और ऑन करते होगे, इलेक्ट्रिसिटी जब मान लो होती होगी तभी तो रॉड गर्म होती होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से वो गर्म हो गया। उसकी प्रॉपर्टी है नाइक्रोम की, टंगस्टन की प्रॉपर्टी है वो, फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी है वो, जिसको कि हम यूज़ में लाते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि मैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको समझाना क्या चाह रहा था। ठीक, अब इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन अपॉन कितना चार्ज, मतलब कितने चार्ज पे वर्क डन किया गया, है कि नहीं सर? ठीक है, ये होता है पावर। मैंने पढ़ाया था आपको शक्ति लेंस वाली नहीं, 1/4 फोकल लेंथ वाली नहीं, जिसकी यूनिट डायोप्टर होती है ना। वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ाया था। क्या होता है बताओ जल्दी से, जल्दी सभी लोग बताएंगे पावर का फॉर्मूला क्या होता है और इसकी यूनिट क्या होती है जल्दी से। तो पावर यानी शक्ति का सूत्र होता है वर्क डन अपॉन टाइम। इतना कार्य किया गया कितने टाइम में, कम टाइम लिया तो मतलब पावर तुम्हारी ज़्यादा, क्षमता ज़्यादा तुम्हें काम करने की, तो ये होता है। ठीक, अच्छा वर्क डन जो है ये भी तो वर्क डन ही है। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम क्या रखोगे? क्यू वी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे चार्ज वार्ज आ गया तो भैया थोड़ी इज्जत दे दो पावर को भी, है इलेक्ट्रिक पावर लिख दो उसको अपॉन टाइम, सिंपल। यहाँ तक तो समझ में आओगा। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, पहचानो इसको, कहीं थोड़ा इसका देखला लगता है। क्या है ये? क्यू क्वांटिटी, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या हो गया फॉर्मूला? नहीं सर ये हो गया, अरे ठीक है यही लिख लो तुम, आई भी बात तो एक ही है। पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। हमने ये वाला टॉपिक भी तुम्हारा खत्म कर देते हैं, इलेक्ट्रिक पावर जो आगे है। तो पावर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। अब बात तो यहाँ पे हो रही है हीटिंग, कितना हीट जनरेट होगा, कितना हीट जनरेट होगा वो हमें निकालना है। तो हीट पता है क्या है? हीट कितना जनरेट हुआ, ये है कि कितना पावर कितने टाइम तक लगा, वो है हीट। पावर है वी आई और टी, टाइम को टी से डिनोट कर देंगे। हीट हो गया वी आई टी, वेल्लोर वाली या चेन्नई वाली, कोई है यहाँ पे वी आई टी से? वी आई टी का एग्जाम दिया किसी ने? भाई मैंने तो दिया था, मिल भी गया था वेल्लोर वाला लेकिन फीस काफ़ी ज़्यादा थी इसकी, और इतना दूर कौन जाए भाई घर से दूर है तो चलो खैर वो कभी और डिस्कस करेंगे। हीट इज इक्वल टू वी आई टी, ठीक है वी आई टी। अब तुमको याद है वो बचपन का दिन, वो सब याद नहीं करना है तो क्या तुम्हें याद है, मैंने ओम्स लॉ में मैंने कुछ पढ़ाया था, v इज इक्वल्स टू आई आर। उसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, v की v की जगह जब आई आर रख दोगे तो आई आर इंटू आई टी हो जाएगा, यानी आई 2 बार हो गया, यानी आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी आ गया हीट। ये भी फॉर्मूला हो सकता है, फॉर्मूला ही पूछेगा अगर पूछेगा तो, बाकी और कुछ ज़्यादा पूछेगा नहीं। इसको रखने के लिए और पूरा रखवाने को बोलेगा तो रख देना, आई करंट, आर रेजिस्टेंस, टी टाइम है, खत्म। अब पावर पे आ जाते हैं। पावर तुमने देख ही लिया, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। इसको हम दो तरीके से और लिख सकते हैं। जब हम ओम्स लॉ के द्वारा दिया गया v इज इक्वल टू आई आर, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट कर दें, तो ये जो पावर का फॉर्मूला है ये आई स्क्वायर आर भी बन जाएगा। या फिर इसको हम i इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम i की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर भी बन जाएगा। सेम है, ठीक है, सेम चीज़ ही है, बट रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी देख लेते हैं, द लास्ट टॉपिक। आप बोलते हैं ना कि 1 यूनिट बिजली, 2 यूनिट बिजली, 3 यूनिट बिजली, कितने यूनिट बिजली? तो ये यूनिट क्या होती है? तो 1 यूनिट का मतलब पता है क्या होता है? 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। पहले तो आप लोग ये बताइए कि जो मैंने बोला था कि हमारे घरों में इलेक्ट्रॉन नहीं भेजे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए एनर्जी भेजी जाती है, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? एक तरह से एनर्जी है, फिर वर्क डन उस एक कूलॉम्ब को चार्ज करने, मूव करने के लिए वो एक है, वो क्या एक मतलब वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो हमारे अप्लायंसेज होते हैं, कभी तुमने उसमें देखा कितना लिखा रहता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए? किसी ने अगर देखा हो तो, अगर किसी ने ये कभी कश्मकश की हो तो 1 यूनिट बिजली का मतलब होता है कि कितना पावर लगा, कितने टाइम तक लगा, ये होता है 1 यूनिट। अब पावर की यूनिट होती है वॉट, लेकिन यहाँ पे 1 वॉट से कुछ काम होता नहीं है हमारा, बहुत कम है ये, तो हम किलो वॉट का यूज़ करते हैं। 1 किलो वॉट में ध्यान रखना 1000 वॉट होते हैं। और आवर की अगर बात करें तो 1 आवर में जरा मुझे बता दो कितने सेकंड होते हैं, कितने सेकंड होते हैं जल्दी से बता दीजिए। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं भाई? 1 आवर में 3600 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 3600 सेकंड, ठीक है। तो यानी कि इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ किस तरह से? इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 वॉट लिख सकता हूँ, वॉट, और आवर को ये सेकंड में कन्वर्ट करके लिखूंगा तो 3600 सेकंड आएगा। यानी कि 36 इंटू कितने जीरो? 5 जीरो। वॉट सेकंड क्या होता है? जूल ही तो होता है। वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की। वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम यानी वॉट सेकंड जूल, यही तो हुआ ना। तो 36 इंटू 10⁵ को मैं 3.6 इंटू 10⁶ भी तो लिख सकता हूँ। ऐसा तो कोई नहीं जिसको समझ में ना होगी मैंने कैसे कर दिया। नहीं समझ में तो ऐसे समझ लो 10 से भाग करूंगा, 10 से गुणा कर दूंगा, 10 से जब भाग यानी डिवाइड करूंगा तो 3.6 आ जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10⁶ क्या? जूल। ये है 1 यूनिट। जब बात करते हो ना 1 यूनिट का पैसा पे किया, तो 1 यूनिट तुमने अगर यूज़ किया तो मतलब इतना एनर्जी भेजा है बिजली विभाग ने तुम्हारे, और उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लिया। अगर 5 यूनिट यूज़ किया तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? ठीक, कुछ पूछे भी थे यार तुमसे, भूल गए हम तो। क्या पूछे थे?
कुछ तो पूछे थे हाँ कि तुम्हें अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में अगर तुमने कभी देखा हो क्या लिखा रहता है, तो 220 वोल्ट लिखा रहता है उसमें, 220 वोल्ट इतना सेंड किया जाता है और फ्रीक्वेंसी भी इसमें एक होती है 50 हर्ट्ज, या थोड़ा देख लो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन 220 वोल्ट पता होना चाहिए कि हमारे जो होम में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लगे होते हैं उनको इतना चाहिए होता है। और एक चीज़ और कि जो हमारे आपने देखा होगा कि घरों में हम डिफरेंट तरह के तार यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरह के वायर्स यूज़ करते हैं। एक होता है लाइव वायर, आपको कमेंट में कलर बताना है कि कितने देखते हैं भाई यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपने घर में लाइट खराब हो जाने पे सही कर देते हैं आज पता चल जाएगा। न्यूट्रल वायर को किससे वो करते हैं, न्यूट्रल। और ग्राउंड या फिर अर्थ, ग्राउंड या फिर जो अर्थ वायर होता है ना, अर्थिंग का तार, वो कितने लोग जो है ठीक कर देते हैं, मतलब क्या कलर होता है तो पता चल जाएगा भाई कितने लोग ठीक कर देते हैं। तो भाई सबसे पहले लाइव वायर की अगर बात करें तो रेड ही कलर होता है इसका, ठीक। न्यूट्रल की अगर बात करें तो न्यूट्रल ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो अर्थ होता है उसको हम या तो ग्रीन या फिर आजकल येलो भी चलने लगा, काफ़ी पहले ज़्यादा ग्रीन चलता था, ग्रीन या फिर येलो, ये लो खत्म हो गया। क्वेश्चन करने हैं या फिर कल करने हैं क्वेश्चंस? कल हमारा आखिरी चैप्टर होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर वो नहीं है। सर फिजिक्स के बाद ज्योग्राफी कराएं प्लीज़, मार्च अप्रैल में वेस्ट बंगाल पीएससी एग्जामिनेशन है 2-3 पे सर। ठीक है मंडल जी, अब आपने बोला, वैसे तो मैं नहीं सोच रहा था, लेकिन क्योंकि अब आपने बोला है तो ज़रूर होगा, ठीक है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के लोगों से मुझे बहुत प्यार है ठीक। अच्छा, वेस्ट बंगाल के लोग जब हिंदी बोलते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में क्योंकि अच्छा नहीं करना है, चलो कोई नहीं, कल करेंगे कल करते हैं, तुम्हारा मन नहीं तो फिर कल करते हैं, अगर मन नहीं है ना तो फिर कल करते हैं, कल ठीक ठीक। अच्छा अभी नहीं करना, ठीक है कल ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आज जो है ना बन नहीं पाए तो ऑप्शन तो हम तुमको ज़बरदस्ती दे रहे थे, क्वेश्चन जो है भी मतलब कुछ थोड़े से उसमें एडवांस बाकी थे, और कल का चैप्टर तब बड़ा नहीं है, तो फिर सोचा कि कल आज और कल को थोड़ा सा वो कर देंगे, कल एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे तो दोनों लेक्चर बराबर हो जाएंगे टाइम के, ठीक। बात मन की नहीं है, बात यह है कि मतलब कल का लेक्चर ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा तो कल ही कर लेंगे, ठीक है। बाकी अभी मतलब बन भी गए हैं, लेकिन ज़्यादा अभी उसमें कुछ एडवांस मुझे करना है, ठीक है, क्योंकि अभी उसमें मतलब जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए वो क्वेश्चंस नहीं, एकदम लेटेस्ट, वो देखना एक बार। अच्छा मोटिवेट करते हैं, अच्छा हाँ वो रीज़न तो बताओ तुम लोग क्यों तैयारी कर रहे हो हम्म? हिमाचल वालों से नहीं, हिमाचल वालों से भी, बिहार वालों से भी, राजस्थान वालों से भी, और यूपी हो तो यूपी तो अपने वाले सबसे करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब लपक के रिवाइज करूँ, क्या बात है हर्षित, पक्का कंफ्यूज जाओ है, देश सेवा के लिए जॉब करना, क्या बात है सर, देश सेवा के लिए ये होते हैं, मतलब देश सेवा के लिए एकदम लगे पड़े हैं, देश सेवा के लिए कितने खाओगे देश सेवा के लिए पैसा पैसा। हेयर ट्रांसप्लांट कराना है इतना भी ऑनेस्ट नहीं होना है और कल भाई हम लोग बजट करने वाले हैं, ठीक है, कल जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने वाले हम लोग, और संडे को कुछ अनाउंसमेंट है, सभी लोग आ जाएंगे एकदम, ठीक है, भंडारा होगा 6 बजे शाम को, ठीक है, और पूरे मोहल्ले का नहीं होता है तुम्हारे, संडे को 6 बजे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा, फाइनेंशियल स्टेट हाँ दरोगा आपू सिंह का, तो वो तो मुझे तुम्हारा पता है, दरोगा आपू सिंह अच्छा मम्मी के नाम पर घर हो, करण जी काफ़ी अच्छा है आपसे मिलने के लिए, खूब कमाएंगे खूब उड़ाएंगे सर, शादी करना हाँ सबके ज़्यादातर वही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वही शादी वाला है, कोई गलत चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है भाई चलो कोई नहीं सिद्धांत बोध CSIR का बता दो कुछ सर। सिद्धांत बोध काफ़ी सुधर गया हो, लेकिन हाँ सिलेक्शन लेने के बाद अगर कोई भूल गया, अगर मुझे पता चला कि तुम मेरे स्टूडेंट है, ठीक है, और सिलेक्शन के बाद तुमने मुझे बताया नहीं, सही बता रहे हैं, घर आके तुमको उठा लेंगे, किडनैप कर लेंगे अगर तुमने बताया नहीं, ठीक है हाँ, क्योंकि काफ़ी सारे इस बार ऐसे स्टूडेंट थे बैच के अंदर ही थे, ठीक है, बाकी जगह से सुनने को मिल रहा है कि हम परमार सर के बैच में थे, और उसने मतलब मेरे को नहीं बताया, ये काफ़ी दुख हुआ सुनकर कि दूसरे चैनल पे मुझे सुनने को मिल रहा है कि हाँ परमार सर से पढ़े हैं, मतलब तू मेरे से पढ़ा है और मेरे को नहीं बता रहे तू गद्दारी कर बे, चप्पल ना खाई बे चलो भाई धन्यवाद सभी को, थैंक यू।